नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जो क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके सीबीएसई टर्म 1 एग्ज़ाम टर्म 2 एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग को पता होगा जो टर्म 2 में एग्जामिनेशन होने वाला है वो थ्योरेटिकल बेस्ड होगा, तो इसीलिए जो क्वेश्चंस हैं वो थ्योरेटिकल बेस्ड आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है हाउ कैन इंडस्ट्रियलाइजेशन असिस्ट इन ब्रिंगिंग फॉरेन एक्सचेंज। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है हाउ कैन इंडस्ट्रियलाइजेशन असिस्ट इन ब्रिंगिंग फॉरेन एक्सचेंज। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉरेन एक्सचेंज कैसे लेकर आता है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए आंसर क्या दिया, आंसर में कहा गया इंडस्ट्रियलाइजेशन कैन असिस्ट इन ब्रिंगिंग फॉरेन एक्सचेंज बाय एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब होगा, जैसे मान लीजिए कोई कंट्री है, जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में कोई चीज़ ऐसी प्रोड्यूस होने लग गई जिसका जो भी बाहर की ओर एक्सपोर्ट किया रहा है, मतलब जो भी जिसका प्रोडक्ट बाहर भेजा जा रहा है, तो बाहर जब प्रोडक्ट भेजा जाएगा तो बाहर वो प्रोडक्ट बिकेगा, तो उससे जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी उससे पैसा मिलेगा वो कहाँ आता है, वो भारत में आ जाएगा। तो इसी तरीके से जो एक्सपोर्ट होता है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का, तो उससे क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में लेके आता है। क्योंकि भारत में फॉरेन एक्सचेंज बहुत कम है और इसके पीछे कारण क्या है, कारण सिर्फ ये है कि जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं वो बहुत कम है और जो इंपोर्ट मतलब बाहर से जो सामान लेते हैं वो बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया व्हाट इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़। तो एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़ का मतलब क्या होता है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए व्हेन मेनी कंट्रीज टेंड टू कम टुगेदर, जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ एक साथ आ जाती हैं, टू मेक यूज़ ऑफ एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर्स। अब देखिए जब कई सारी इंडस्ट्रीज़ एक साथ में आ गई, एक जगह पे एक साथ में कई सारी इंडस्ट्रीज जब सेटअप हो जाती हैं, तो जैसे मान लीजिए पावर भी सेटअप हो गया, बिस्कुट की कोई फैक्ट्री वो भी सेटअप हो गई, और भी कई सारी वाटर का फैक्ट्री वो भी सेटअप हो गई, तो क्या होता है कि एक का रॉ मटेरियल या ये कह सकते हैं एक का प्रोडक्ट दूसरी जो इंडस्ट्री है वो यूज़ करने लगती है। तो ऐसी इकॉनमी को क्या कहते हैं, एग्लोमरेशन इकॉनमी कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। देखिए यहाँ पर कहा गया है कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में कंट्रीब्यूट करती है। तो इसमें अगर मेनली देखा जाए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करी गई कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में सबसे ज़्यादा मदद करती है, और साथ ही साथ जो फॉरेन एक्सचेंज होता है उसमें जो अर्निंग्स होती है वो सबसे ज़्यादा किससे आती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। मेनली ये भारत की बात हो रही है, वाई इज सीवेज रिक्वायर्ड टू बी ट्रीटेड। अब देखिए सीवेज जो है, सीवेज मतलब जो घरों से गंदगी निकलती है, जो घरों से सीवर का पानी निकलता है, ठीक है, वेस्ट वाटर निकलता है, तो उसका ट्रीटमेंट क्यों ज़्यादा ज़रूरी है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए ट्रीटमेंट अगर नहीं करेंगे तो क्या होता है, जो सीवेज है ये सीवर लाइन के थ्रू डायरेक्ट चला जाएगा और किसी रिवर में जाके डाल दिया जाएगा। तो अगर वो रिवर पे जाएगा तो क्या होगा, वाटर पोल्यूशन होगा। तो क्या किया जाता है, पहले सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाता है, इसके अंदर जो भी हार्मफुल चीज़ें होती हैं उसको रिमूव किया जाता है, इसको प्यूरीफाई किया जाता है और फिर इसको वाटर में, या कह सकते हैं जो भी वाटर बॉडीज़ होती है जैसे रिवर हो गया, लेक्स हो गया, उस पर डंप किया जाता है। तो मेनली इसका कारण क्या है, सीवेज को ट्रीट इसलिए करना ज़रूरी है, इसका ट्रीटमेंट इसलिए ज़रूरी है, वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए, वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, विच सेक्टर इज कंसीडर टू बी द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर होना है तो कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है या बैकबोन कहा जाता है किसी भी कंट्री का, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बैकबोन कौन सा सेक्टर कहलाता है, तो ये है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या होता है, इट इज़ दी बैकबोन। और मैन्युफैक्चरिंग अगर देखी जाए, अगर आपसे मान लीजिए पूछा जाए मैन्युफैक्चरिंग कौन सा सेक्टर है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शरी है, तो ये ना प्राइमरी है ना ये टर्शरी है, कौन सा सेक्टर है, दिस इज सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनएमसीसी। तो एनएमसीसी का फुल फॉर्म पूछा गया आपसे क्या होता है, तो एनएमसीसी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएमसीसी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में कहा गया माइक्रो इंडस्ट्रीज़। देखिए माइक्रो इंडस्ट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया माइक्रो इंडस्ट्रीज़ क्या होती है। तो क्वेश्चन में आंसर में ये कहा गया है मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज इन विच इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी। देखिए जो इन्वेस्टमेंट, जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं प्लांट पे, मतलब इंडस्ट्रियल प्लांट जो आपका सेटअप हुआ है, जो मशीनरी आपने लगाई है, तो उसमें जो सेटअप में कॉस्ट लगी होगी वो अगर 25 लाख से ज़्यादा नहीं हो रही है, 25 लाख से कम है या 25 लाख तक है, तो उसको क्या कहा जाएगा, ऐसी इंडस्ट्री को कहा जाता है माइक्रो इंडस्ट्री। जैसे मान लिया आपने किसी भी कोई आपने इंडस्ट्री सेटअप करी और उसमें आपने कुछ इंपॉर्टेंट आपने टूल्स वहाँ पे लगाए, या कह सकते हैं कोई आपने वहाँ पर कोई मशीन लगाई, तो उन सब में जो टोटल कॉस्ट आपका आया हो वो 25 लाख या उससे कम आया, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को कहते हैं हम लोग माइक्रो इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट में कहा गया है सजेस्ट एनी वन वे टू प्रमोट द जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया।
अब देखिए भारत में जूट का बहुत ज़्यादा मतलब ये कह सकते हैं प्रोडक्शन होता है। आप अगर वेस्ट बंगाल में जाएंगे और वेस्ट बंगाल के साइड में आपको पता होगा एक कंट्री है जिसका नाम है बांग्लादेश। तो ये दो ऐसी जगह है जहाँ पर जूट का बहुत ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन होता है। अब बांग्लादेश तो भारत नहीं, लेकिन फिर भी वेस्ट बंगाल में जूट का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा है और भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बोला क्या गया है कैसे इसको हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। अब देखिए प्रमोट करना बहुत ही अच्छा है। आप लोग को पता होगा आजकल बहुत सारे सामान जब हम लोग लेने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, पॉलीथीन के बैग्स में उसको लेके आते हैं। तो अच्छा ही रहता है कि पॉलीथीन के बैग्स ना लेके आएँ, जूट के बैग लेके जाएँ, जूट के पैकेजिंग बैग्स यूज़ करे जाएँ। जूट के प्रोडक्ट्स क्योंकि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। तो इन सब का भी कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि जूट अगर यूज़ करेंगे तो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होगा, बायोडिग्रेडेबल होगा। तो ये सब चीज़ें अगर होंगी तो कहीं ना कहीं हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ़ रहेगा और भारत की इकॉनमी को भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बहुत ही मतलब प्रॉफिटेबल असर पड़ेगा। ऐसे नहीं कहेंगे कि निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इकॉनमी पे भी आएगा, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर्स ना यूज़ करके हम लोग नेचुरल फाइबर यूज़ करें। और कौन सा फाइबर यूज़ करेंगे, जूट यूज़ करेंगे। तो इसका मेन अवेयरनेस देने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं प्रमोशन की भी ज़रूरत है ऐसे प्रोडक्ट्स की। नेक्स्ट में कहा गया वाई इज मैंगनीज नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टील। अब मैंगनीज का काम क्या होता है स्टील के प्रोडक्शन में, आपसे पूछा गया है। तो मैंगनीज क्या करता है, मैंगनीज स्टील को हार्ड कर देता है, ठीक है। मतलब अगर स्टील में हम लोग मैंगनीज को मिक्स करते हैं या ये कह सकते हैं कि आयरन में, स्टील है क्या मेनली, तो स्टील होता है आयरन और कार्बन का मिक्सचर, ठीक है। आयरन और कार्बन का मिक्सचर क्या कहलाता है, स्टील कहलाता है। और अगर इसमें आप थोड़ा मैंगनीज भी ऐड कर दें तो क्या होता है कि ये जो इसकी टफनेस होती है, जो इसकी हार्डनेस होती है, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में मैंगनीज का बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज अ सॉफ्टवेयर जायंट एट द इंटरनेशनल लेवल। अब इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो भारत एक बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर जायंट बन चुका है। आपको पता होगा बेंगलोर में पूरी सिलिकॉन वैली सेटअप हो चुकी है, बहुत ही बड़ा IT सेक्टर है, ठीक है। सजेस्ट एनी वन मेजर टू इन्हेंस द एक्सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो हम लोग के पास कोई एक ऐसा मेजर आप लोग को बताना है जिससे हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट इन्हेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हालांकि एक्सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी कोई और मेजर क्या हो सकता है इसको बढ़ाने के लिए। तो आंसर में देखिए क्या दिया गया है, वन वे टू इन्हेंस द एक्सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ बाय प्रमोटिंग दिस प्लेटफॉर्म ऑल ओवर दी वर्ल्ड। जैसे आप लोग ने देखा होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च करी थी अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उन्होंने कहा था मेक इन इंडिया। और मेक इन इंडिया के साथ ही साथ अगर एक और स्कीम देखी जाए, और जो दूसरी स्कीम लॉन्च करी थी उसका नाम था वोकल फॉर लोकल। मतलब आपकी जो लोकल चीज़ें हैं उसके लिए आप थोड़ा प्रचार प्रसार करिए। तो कहीं ना कहीं इसी से ही ये रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है जो वे है जिससे हम लोग इन्हांस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट, तो क्या है इसके पीछे रीज़न, मतलब कैसे कर सकते हैं, बाय प्रमोटिंग दिस प्लेटफॉर्म ऑल ओवर दी वर्ल्ड। मतलब इस प्लेटफॉर्म को, मतलब अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म को ऑल ओवर दी वर्ल्ड हम लोग अगर प्रमोट करेंगे तो ये कहीं ना कहीं सेक्टर बहुत ही आगे निकल जाएगा। जैसे आज आप देखते होंगे यूट्यूब है, गूगल है, सब कहाँ के हैं, सब अमेरिका के हैं। तो अगर इस तरीके की कोई भी चीज़ भारत की बनेगी तो कहीं ना कहीं भारत के पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इससे आने वाला है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, थ्रू प्लान्ड एंड सिंक्रोनाइज्ड सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के थ्रू आप कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए इन सब के लिए भी। और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग टेक्निक्स भी हैं जिससे आप लोग इसको प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट में बोला गया, देखिए सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहले आपको सोर्स बेस्ड यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया होगा। सोर्स का मतलब ये होता है जो पैराग्राफ होगा ये आपके कहीं ना कहीं किताब से ही होगा, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास एक पैराग्राफ है और इससे रिलेटेड फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, और कहीं ना कहीं आपको जो आंसर होगा वो इसी पैराग्राफ से ही मिल जाएगा। कहीं आपको बाहर कुछ और नॉलेज की जरूरत नहीं, पैराग्राफ आप ठीक से पढ़िए और आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए ऐसे पहला कहा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन सम ईस्ट एशियन इकॉनमीज़। तो ईस्ट एशिया की जो इकॉनमीज़, अब देखिए पहले ईस्ट किधर होता है अभी आपको पता होना, जैसे ये नॉर्थ है, ठीक है, नीचे साउथ होता है, राइट में ईस्ट होता है और वेस्ट में, इधर लेफ्ट में क्या होता है, वेस्ट होता है। तो ईस्ट एशिया मतलब इस तरफ जो एशियन कंट्रीज़ पड़ती हैं, ठीक है, जैसे बांग्लादेश हो गया और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उनके बारे में बात करी गई है कि जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनकी इकॉनमी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कितना शेयर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का उनकी इकॉनमीज़ पे, तो ये शेयर है 25 to 35% का। तो 25 से लेकर 35% तक जो मतलब ये कह सकते हैं जो GDP आती है, जो मतलब ये कह सकते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो इनके यहाँ होती है, ठीक है। तो टोटल जो इंडस्ट्रीज़ इन यहाँ पर हैं इनमें से 25 to 35 शेयर किसका है, ये परसेंटेज शेयर है किसका, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया मेंशन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी ओवर लास्ट 2 डिकेड्स फॉर द इंडस्ट्री। तो आखिरी के 2 डिकेड्स की बात, डिकेड का मतलब होता है 10 साल, तो पिछले 20 साल की बात करी गई है, लास्ट 2 डिकेड्स की बात करी गई। तो इसमें आपको बताना है जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसका शेयर बताना है इंडस्ट्री के हिसाब से क्या क्या रहा है। ठीक है, तो 27% जो शेयर है जीडीपी का वो कहाँ से आता है, इंडस्ट्री से आता है। ठीक है, जिसमें से अगर देखा जाए 17% कहाँ से आया, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आया, और 10% कहाँ से आया, तो 10% जो आ रहा है प्राइमरी एक्टिविटीज़ से आ रहा है, जैसे माइनिंग है, क्वायरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी और गैस है। तो इन सबसे कितना परसेंटेज आता है, 10% शेयर आता है, और साथ ही साथ 17% शेयर कहाँ से आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आ रहा है। तो टोटल अगर इंडस्ट्रीज से हम लोग कितना जीडीपी में आ रहा है, मतलब शेयर वो आ रहा है 27% का, जिसमें 17% है मैन्युफैक्चरिंग और 10% है कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज़, जिसमें माइनिंग आएगा, क्वायरिंग आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगी और गैस आएगी, गैस सेक्टर आ जाएगा। व्हाट इज़ एनएमसीसी, तो एनएमसीसी अभी हम लोग ने डिस्कस किया था, एनएमसीसी फिर से पूछ लिया गया है कि ये होता क्या है। तो पहले तो इसका आप लोग फुल फॉर्म याद रख लिए, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, ये फुल फॉर्म होता है किसका, एनएमसीसी का। अब इसमें कहा गया है फॉर व्हाट ऑब्जेक्टिव इट हैज़ बीन सेटअप। अब इसके लिए इसको क्यों सेटअप किया गया था, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, ये आपसे पूछा गया है। इट हैज़ बीन सेटअप विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी। मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो प्रोडक्टिविटी है, जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो, अच्छी मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े। ठीक है, तो ये इसका मेन कारण है, टू अचीव द टारगेट ऑफ 12% ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द नेक्स्ट डिकेड। मतलब अगले 10 साल में जो ग्रोथ रेट हो मैन्युफैक्चरिंग में वो कितना हो, 12% का हो। तो ये भी एक कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से एनएमसीसी को सेटअप किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 सेकेंड है। देखिए एक और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे रिलेटेड है, फिर यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और साथ ही साथ एयर पोल्यूशन से भी रिलेटेड है। अब यहाँ पर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ इज़ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री मेजर्ड। तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को मेजर कैसे किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कितना ज़्यादा डेवलप्ड हैं, कितना ज़्यादा वहाँ पर वेल डेवलप्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, उससे पता चलता है कि कंट्री कितनी ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। जैसे अमेरिका देखा जाए, चाइना देखा जाए, जापान देखी जाए, तो ये सब कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें इकॉनमी बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है। क्यों डेवलप्ड है, क्योंकि यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ही अच्छी हैं। भारत में मैन्युफैक्चरिंग को उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, उतना ज़्यादा इस पर मतलब फोकस नहीं किया जाता है, जिस वजह से भारत की जो इकॉनमी है कहीं ना कहीं वीक है और हम लोग दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में कहा गया व्हाई डज टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाई यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकॉनमी। तो इंडियन इकॉनमी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक बहुत ही यूनिक पोजीशन क्यों ऑक्यूपाई करती है, ये पूछा गया आपसे। अब इसके पीछे कई सारे कारण है। पहला कारण देखिए क्या है, फर्स्ट रीज़न है इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है उसमें बहुत सारा जो प्रोडक्शन होता है वो किससे होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत ज़्यादा मदद करती है, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही एम्प्लॉयड हैं। और साथ ही साथ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी टेक्सटाइल्स हैं, जो भारत की टेक्सटाइल्स हैं, उनको बाहर भेजा जाता है, बाहर वो बिकती है बहुत अच्छी, और कहीं ना कहीं उससे जो प्रॉफिट मिलता है या कह सकते हैं जो अर्निंग मिलती है वो हमारे देश वापस आती है। तो कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग्स बहुत ज़्यादा होती है इस इंडस्ट्री से। नेक्स्ट में कहा गया इट इज़ ओनली द इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज़ सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन। मतलब यही सिर्फ एक इंडस्ट्री है पूरे भारत में जो खुद में ही पूरी कंप्लीट है। सेल्फ रिलायंट मतलब वो खुद ही सब कुछ कर सकती है, उसको कहीं से रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, कहीं से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी भी कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं है। तो सेल्फ रिलायंट है और साथ ही साथ वैल्यू चेन में पूरी कंप्लीट है। नेक्स्ट पे आते हैं, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन बोला गया है। एयर पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कहा गया हाउ इज़ स्मोक एमिटेड। आपसे बोला गया स्मोक कैसे निकलता है, स्मोक कैसे एमिट होता है। तो स्मोक इज़ एमिटेड बाय केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज़। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज़, कुछ फैक्ट्रीज़ के बारे में बात करी गई, जैसे केमिकल फैक्ट्रीज़ है, पेपर फैक्ट्रीज़ है। तो ये क्या करती हैं, स्मोक जनरेट करती हैं। साथ ही साथ ब्रिक की किल्न, जो आपने देखा होगा भट्टियाँ होती हैं जिसमें ईंटें बनते हैं, वहाँ पे भी आप अगर देखेंगे तो वहाँ पे भी स्मोक बहुत ज़्यादा जनरेट होती है। रिफाइनरीज जो होती हैं, जैसे क्रूड ऑयल आता है, कच्चा तेल आता है, फिर उसको रिफ़ाइन किया जाता है रिफाइनरीज़ में, ठीक है। जैसे IOCL की, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी होती है, भारत पेट्रोलियम की रिफाइनरी होती है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारी रिफाइनरीज़ हैं। तो इनसे भी क्या होता है, स्मोक बहुत ज़्यादा एमिट होता है। स्मेल्टिंग प्लांट्स होते हैं और साथ ही साथ फॉसिल फ्यूल जो होते हैं उसको जब बर्न किया जाता है बड़ी और छोटी फैक्ट्रीज़ में, तो उससे भी कहीं ना कहीं स्मोक बहुत ज़्यादा एमिट होता है और वो एयर पोल्यूशन कॉज करता है। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं
वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रहेंगे और इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं और आगे ऐसे ही वीडियोस आपको बहुत ही ज़्यादा मिलने वाले हैं पूरे इस महीने, जिससे आपका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो सकेगी टर्म 2 एग्जामिनेशंस की। तो हम लोग के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो आज के फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।